दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास जो 6 to 8 के लिए जिनका विषय सामाजिक विज्ञान है, उन अभ्यर्थियों के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और आपका क्लास 6 का भूगोल एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का एमसीक्यूज़ यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि 4 चैप्टर हो चुका है। 5वां चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जल। हिस्ट्री की तीनों क्लासेस हो चुकी हैं, 6, 7 और 8 की, जिसमें कि एनसीईआरटी और साथ ही साथ बिहार एससीईआरटी दोनों ही हो चुका है। भूगोल की क्लास यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और पहला चैप्टर 5वां चैप्टर है जल। जल चैप्टर से पहला प्रश्न है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है। आपको बताना है राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जल चक्र। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है। ये कहलाता है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना भाटा कहलाता है। उठना यानी कि ज्वार, गिरना भाटा, तो इसको क्या कहेंगे, ज्वार और भाटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहद ज्वार। प्रश्न है बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा एवं अमावस्या दोनों दिन। बृहद ज्वार जो है वो पूर्णिमा को भी आता है और अमावस्या को भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा के। गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सा कथन इसमें से सही है। कथन में आप देखेंगे पहला जो कथन है वो है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और प्रसारित होता रहता है जल वाष्प कहलाता है। तो ये गलत हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल अपना लगातार रूप बदलता रहता है उसको जल चक्र कहते हैं, ठीक है, जल वाष्प नहीं कहते हैं। तो ये पहला कथन जो है, जो पहला विचार दिया गया है वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरा है, थलशाला छोटे घर के पौधों को रखने का एक कृत्रिम अहाता है। तो दूसरा कथन आपका सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो इस आधार पर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर देखेंगे आप, विचार करना है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में ये पूछ रहा है, भूकंप, एक ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन, उपर्युक्त गतियों में से किसका परिणाम सुनामी हो सकता है। ये जो 3 चीज़ें दी गई हैं, जिसमें कि पहला भूकंप है, एक ज्वालामुखी उद्गार है, तीसरा है जल के नीचे भूस्खलन। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि उपर्युक्त गतियों में से किसका परिणाम सुनामी हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, तीनों का परिणाम सुनामी हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। जो 2 कथन दिए गए हैं आप सभी देखेंगे। पहला कथन है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो इससे पहले वाला प्रश्न अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। और इसके बाद देखेंगे जो दूसरा कथन है, क्या कह रहा है, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो बताना है आपको पहला और दूसरा कथन कौन सा यहाँ पर कथन जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन क्या है, नौ संचालन, विद्युत उत्पादन, मछली पकड़ना, उपर्युक्त में से कौन सा ज्वार भाटा के फायदे में है। ये तीनों जो विचार दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें कौन सा उच्च ज्वार के फायदा है। नौ संचालन, विद्युत उत्पादन, मछली पकड़ना, तीनों में ही उच्च ज्वार आने से तीनों के लिए ही फायदा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखेंगे आपका अगला चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 से जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, चैप्टर का नाम आप देखेंगे यहाँ पर है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ये चैप्टर है। पहला चैप्टर से पहला प्रश्न है, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। पहला प्रश्न है,
शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, दक्षिण पूर्वी अमेरिका। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो आपके पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तापमान पर, वर्षा पर, हवा पर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है वनस्पति की वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्षा और तापमान। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। वनस्पति है, नमी तत्व है। वनस्पति में वन, घास स्थल, झाड़ियाँ। नमी तत्व में भारी वर्षा, मध्यम वर्षा, शुष्क वर्षा। आपको बताना है कि कौन सा इसमें मेल खाता है सही। वन, किस प्रकार के वर्षा वाले क्षेत्र में वन ज़्यादा होते हैं? घास स्थल कहाँ पर होते हैं? झाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं? आपको बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न के लिए आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन के लिए भारी वर्षा, बिल्कुल सही है। घास स्थल के लिए मध्यम वर्षा और झाड़ियों के लिए शुष्क वर्षा। ये तीनों ही सही हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कथन क्या है? पहला कथन है, मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। दूसरा कथन है, शीतोष्ण सदाबहार वनों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पहला जो कथन है वो तो सही है, मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, पहला कथन सही है। लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है और प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, सुमेलित करना है। शीतोष्ण घास स्थल है एक तरफ क्षेत्र है, वेल्ड, प्रेरी, पंपास, डाउन। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर इसको मिलान करना है। तो वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड जो शीतोष्ण घास स्थल है ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में, प्रेरी अर्जेंटीना में, पंपास उत्तरी अमेरिका में, डाउन दक्षिणी अमेरिका में। ये चारों ही सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त में यहाँ पर कोई भी सही नहीं होगा। ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से राइट आंसर होगा आप देखेंगे। वेल्ड जो है कहाँ का है? तो वेल्ड को आप यहाँ पर मिलाएंगे अफ्रीका से, वेल्ड आपका अफ्रीका होगा। प्रेरी जो है, प्रेरी घास का मैदान, अमेरिका। और वेल्ड अफ्रीका, प्रेरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, और यहाँ पर डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी मैचिंग नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे, और अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर है। और इससे जो पहला प्रश्न, एक दूसरे तक संदेश पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको बताना है यहाँ पर। तो एक दूसरे तक संदेश पहुँचाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संचार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो दूसरा चैप्टर है वो है, दूसरा प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के तट पर अवस्थित है? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हुगली। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हुगली, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन राज्यों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है वो यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? तो मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो एशिया राइट आंसर हो जाएगा, एशिया में। सबसे बड़ा रेल मार्ग एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, याक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है यातायात के साधन के रूप में? तो याक का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? तिब्बत में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। अनुकूल जलवायु, जलवाष्प की जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी, उद्योग। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आदर्श बसाव स्थल की के चयन के लिए उपयुक्त कौन सी प्राकृतिक दशाएं हैं। ये जो प्राकृतिक दशाएं आपके समक्ष दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी, चारों ही जो है आदर्श बसाव स्थल के लिए उपयुक्त है, लेकिन उद्योग यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, पहला कथन आपसे पूछ रहा है कि एक सघन बस्ती जहाँ भी समतल भूमि उपलब्ध है उसमें पास पास बने आवासों का क्षेत्र है। दूसरा कथन है, इस प्रकार की बस्ती ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सघन बस्ती के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा आपका पहला और दूसरा दोनों ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे, और अगला चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है, जिससे कि पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न जो चैप्टर का नाम है वो है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। जिससे कि आप देखेंगे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। देवदार और फर किसके प्रकार हैं, तो ये है शंकुधारी वृक्ष के प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बेसिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तीसरे नंबर का, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डेल्टा क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेजन के लोगों का मुख्य भोजन, अमेजन के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, तो अमेजन के लोगों का मुख्य भोजन जो है वो है आपका कछावा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है, वर्षावन अमेजन में कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं, तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अनानास, टैपियोका, शकरकंद, तीनों ही, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर कथन दिए गए हैं, 3 कथन है आपका। पहला कथन जो है वो है अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है। दूसरा कथन है यह पश्चिम में पहाड़ों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। तीसरा कथन है ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के एक छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन नदी के बारे में आपको बताना है। ये आपके 3 कथन दिए गए हैं, तो राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पहला कथन है अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है, ये कथन आपका गलत हो जाता है, और दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, तो ये प्रश्न आपसे कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। दूसरा कथन है यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो 8वें नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पहला कथन है वो गलत है और दूसरा कथन सही है, यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कथन सही है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। ठीक है, केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, विचार करें वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता उपरोक्त में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता चारों ही जो हैं वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर और आपका भूगोल क्लास 7th की NCERT का ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा है, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, तो सहारा जो रेगिस्तान है वो घिरा हुआ है आपके 11 देशों से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 11 देशों से सहारा रेगिस्तान जो है वो घिरा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है,
सहारा रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पतियां हैं। कौन सी वनस्पतियां सहारा रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पतियों में से हैं, आपको बताना है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस, खजूर के पेड़, कैकेसिया, एकेसिया। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे लद्दाख। लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा खापा चान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। लद्दाख रेगिस्तान के जो अधिकांश निवासी हैं वो क्या है, तो बौद्ध और मुसलमान हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है लद्दाख में हेमिस एक प्रसिद्ध है। क्या है हेमिस एक, तो लद्दाख में हेमिस जो है ना वो एक बौद्ध मठ है। ठीक है, क्या है, बौद्ध मठ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन क्या है, पहला कथन है उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका पहला कथन है और दूसरा कथन क्या है, सहारा रेगिस्तान 8 देशों को स्पर्श करता है। तो आपने देखा दूसरे प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछा गया था सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, तो 11 देशों से घिरा हुआ है। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो जो दूसरा कथन है वो गलत है, पहला कथन सही है। उत्तरी अफ्रीका में इसी सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पहला कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। पहला जो ऑप्शन है केवल 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 8वें नंबर प्रश्न में कथन दिया गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। और दूसरा कथन है यह उत्तर में काकाकोरम पर्वत श्रेणियों और दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है। तीसरा कथन है गंगोत्री हिमनद लद्दाख में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है इसमें सही है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो कथन नंबर 1 है, विचार जो पहला है ये सही है और तीसरा सही है। दूसरा जो है आपका गलत है। पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा। इसको चलते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका। लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लद्दाख के लोग ज़्यादातर बौद्ध हैं। तो बौद्ध और मुस्लिम दोनों हैं। पहला कथन आप पहले ही कट कर देंगे, ये आपका। और दूसरा कथन क्या है, हेमिस, थिक्से, शे और लामा युक्त यहाँ के प्रसिद्ध मठ हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास जो है पसंद आ रही होगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए क्लास जो है महत्वपूर्ण साबित होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।